गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विषय विज्ञान एक कक्षा 10वीं। और हमारा जो पाठ चल रहा है वो पाठ नंबर 7, लेंस और उनके उपयोग। लेंस और उनके उपयोग में हमने पिछले वीडियो में लेंस के लिए उपयोगी चिन्ह संकेतों के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। और आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं वो है बेटा लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र में आपको यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उसे हम लोग इंग्लिश में लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे एक जो सूत्र यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो सूत्र है बेटा 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f। देखिए यहाँ पे ये सूत्र मैं लिख कर बताता हूँ आप लोग को। 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f। इसी सूत्र को हम लोग 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो f है ये v है और u है, ये इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले तो चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको किताब में ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बताई गई है बेटा। जहाँ पे u जो है वो होती है हमारी वस्तु की दूरी। समझ में आ रहा है आपको? जो लेंस फॉर्मूले में सबसे इम्पोर्टेंट भाग है u, जिसे हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं, है ना। और ये वस्तु जो होती है वो हमारे बाई और रखी गई होती है, लेंस के बाई ओर रखी गई होती है। वैसे ही प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो हमें दर्शाई जाती है बेटा v से। ठीक है, मतलब यहाँ पे v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। जैसे आपको पता होगा कि जब भी प्रतिबिंब हमें मिलता है उत्तल लेंस या कोई भी लेंस से, वो दाहिनी और लेंस के दाहिनी ओर हमें प्रतिबिंब मिलता है, यानी कि इस पार बाई ओर जो होता है वो u होता है वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि दाहिनी ओर वो होती है v। तथा नाभ्यंतर, अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें दो नाभ्यंतर मिलते हैं, बाई ओर भी एक नाभ्यंतर मिलता है, दाई ओर भी एक नाभ्यंतर मिलता है। नाभ्यंतर यानी होता है जो अंतर मुख्य नाभि और प्रकाशीय केंद्र के बीच होता है, उसे हम लोग नाभ्यंतर कहते हैं। तो नाभ्यंतर स्मॉल f द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। यदि कभी प्रश्न में, उदाहरण में आपको इन 3 चीज़ें दी गई है ना, तीनों में से कोई 2 चीज़ दी गई है, तो आराम से आप लोग इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का उपयोग करके कोई भी जो उदाहरण में आपको ज्ञात करना है वो आप ज्ञात कर सकते हैं, तीनों में से कोई 2 देने के बाद। तो यहाँ पे u, v और f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। वह निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र है बेटा, ये लेंस का सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उदाहरण आएंगे, तो आराम से आप लोग इसके उत्तर लिख सकते हैं। आज हम लोग इसके बाद 3 और सूत्र देखने वाले हैं। वो है बेटा, सबसे पहला है लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन, ठीक है। दूसरा है लेंस की शक्ति, और तीसरा है बेटा लेंसों का समायोजन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग अच्छे से आज देखेंगे। लेकिन उसके पूर्व ये जो कार्टेशियन चिन्ह संकेत द्वारा जो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपको पता है प्रकाशीय केंद्र जो होता है वो लेंस के मध्य में हमें दिखाया गया होता है ना। प्रकाशीय केंद्र O द्वारा हम लोग को बताया गया होता है, को मूल बिंदु उसे मान के चलते हैं। मुख्य अक्ष संदर्भ चौखट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अक्ष माना जाता है। और चिन्ह संकेत निम्न प्रकार से होते हैं। कार्टेशियन चिन्ह संकेत के कोई जो प्रकार है वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहला संकेत, चिन्ह का संकेत के अनुसार इसका नियम है कि वस्तु सदैव लेंस के बाई ओर रखते हैं। वस्तु सदैव, जैसे देखिए बेटा, लेंस मान लीजिए कि यहाँ पे लेंस है हमारा, तो उसके बाई ओर हमेशा वस्तु को रखना है। और ये बीच में से जाने वाला जो मुख्य अक्ष होता है लेंस से, उसके दाई ओर मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। और मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली जो प्रकाशीय रेखाएं होती हैं वो हमेशा बाई ओर ही रहेंगी, और उसके दाईं ओर जो होता है वो हमें उस प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें हमेशा दाईं ओर मिलता है। यही यहाँ पे दूसरे नियम में यही बताया गया है कि प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, तो बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, ये जो अगला पेज आप लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे बताया गया है कि बाईं ओर का जो अंतर होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, और दाईं ओर का जो अंतर होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा
नियम। अब तीसरा नियम है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मतलब जैसे हम लोग ऊपर चलते हैं तो ये ऊपर की नापी गई जो भी इकाइयाँ होगी वो धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। और यही नीचे की ओर मापी गई इकाइयाँ हमेशा क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। तथा आखिरी पॉइंट जो है वो नियम है 5वां, उत्तल लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक और अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है। कभी आपको पूछा गया कि कभी उदाहरण में आपको दिया गया कि नाभ्यंतर है उत्तल लेंस का कि 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि नाभ्यंतर है उत्तल लेंस का 5 सेंटीमीटर, तो उसे लिखते समय या हल करते समय उसकी वैल्यू, उसकी संख्या हमें धनात्मक लेनी है। वही अवतल लेंस का नाभ्यंतर अगर 5 सेंटीमीटर दिया है तो उसी उदाहरण में अवतल लेंस का नाभ्यंतर हमें ऋणात्मक ही लेना होगा, ठीक है। मतलब ये कार्टेशियन चिन्ह हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो आने वाले अगले पेज में हल किए गए उदाहरण में आपको बताया गया बेटा। ये देखिए, ये जो हल किया गया उदाहरण है ना, इसमें आपको जो नाभ्यंतर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर जो नाभ्यंतर है वो उत्तल लेंस का है। तो यहाँ पे आपको जो 10 सेंटीमीटर है वो धनात्मक लेना है ना। यदि यहाँ पे उत्तल लेंस ना होकर अवतल लेंस होता तो ये नाभ्यंतर F बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर होता। कब ये अवतल लेंस होता तो, ठीक है। तो अब चलते हैं इनका उपयोग कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया। कार्टेशियन चिन्हों के जो कुछ नियम है 5 यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सूत्र की तरफ, वो है बेटा लेंस द्वारा होने वाला आवर्धन, जिसे हम लोग मैग्निफिकेशन M भी बोलते हैं। तो देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई S2 और वस्तु की ऊंचाई H1 में होने वाला अनुपात है। मतलब यहाँ पे आवर्धन के 2 सूत्र आपको दिखाई देंगे। पहला सूत्र है बेटा M बराबर, आवर्धन M से ही दर्शाते हैं, तो आवर्धन M बराबर H2 बटे H1। H2 यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है और H1 वस्तु की ऊंचाई है। तो यह सूत्र यदि आपको उदाहरण में प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई दी गई हो तो उसके लिए काम में आएगा। वही यदि उदाहरण में आपको आवर्धन में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई हो तो उसमें यदि आपको आवर्धन ज्ञात करने के लिए बोला गया हो तो उसके लिए दूसरा सूत्र भी हमारे पास है, वो है M बराबर V बटे U। यानी कि V होता है प्रतिबिंब की दूरी और U होता है वस्तु की दूरी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसके अगले पेज में आखिरी में यहाँ पे बताया गया बेटा कि U होती है हमेशा वस्तु की दूरी और V होती है प्रतिबिंब की दूरी, और इन दोनों के बीच में यदि आवर्धन हमें ज्ञात करना है तो उसके मुताबिक ये सूत्र हमको यहाँ पे अपनाना होगा, वो होगा M बराबर V बटे U, ठीक है। तो 1 तथा 2 से H1, ये देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से H1, H2, V तथा U, इनमें संबंध कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो इनमें संबंध कैसे स्पष्ट कर सकते हैं ये मैं आप लोग को इस आकृति द्वारा समझा कर बताना चाहता हूँ बेटा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मुख्य अक्ष यहाँ पे बना लिया। मान लीजिए ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र हमने O ले लिया है ना। O लेने के बाद यहाँ पे हम लोग कोई भी वस्तु रखते हैं, इसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस में हमेशा, जैसे इसके पूर्व हमने देखा हुआ है, वो उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा हमें हमेशा मिलता है। वो किसी और समान दूरी पर या कुछ अंतराल से हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये है वस्तु, यह है वस्तु और यह है प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब में आपको यहाँ पे H2 और H1 दिया गया है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे हमें H1 लेना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे आपको H2 लेना है, ठीक है। यदि आपको H2 और H1 दी गई हो और आवर्धन ज्ञात करना हो तो यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है बेटा M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई H2, यानी H2 बटे H1। परंतु यदि आपको आवर्धन में, उदाहरण में प्रतिबिंब की दूरी दी गई है तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे ये जो दूरी आपको दी गई है बेटा, प्रकाशीय केंद्र O से लेकर प्रतिबिंब तक, तो ये हमें लेनी है V। और वस्तु की दूरी आपको दी गई है तो वो हमें यहाँ से U, हमें यहाँ से
u मतलब वस्तु की दूरी से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी को u हम लोग यहाँ पे मानकर चलते हैं। तो m बराबर यहाँ पे आपको जो सूत्र दिया गया है वो होगा प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी आवर्धन बराबर m बराबर v बटे u। तो इस तरह का उदाहरण अगर आपको दिया गया है जिसमें h1 h2 है तो पहला सूत्र आपको यूज़ करना है, और v और u दिया गया है तो ये दूसरा सूत्र आपको यूज़ करना है जिससे हम लोग आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो दो भिन्न आकार वाले उत्तल लेंस लीजिए। उत्तल लेंस की सहायता से कागज पर सूर्य प्रकाश केंद्रित कीजिए तथा प्रकाश केंद्रीय करने से कागज जलने की शुरुआत होने तक का समय अंकित कीजिए। यही कृति दूसरे लेंस की सहायता से कीजिए। मतलब आप लोगों ने कभी दूरबीन लिया है और दूरबीन की सहायता से प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में कभी किसी कागज़ के ऊपर प्रकाश की किरणें उसके ऊपर केंद्रित करके उसको जलाने की कोशिश की होंगी। तो असमान अलग अलग प्रकार के दो उत्तल लेंस लीजिए और एक साथ अगर उसे शुरू करके देखते हैं और प्रकाश किरण उसके ऊपर पहुंचती है तो हर एक प्रकाश केंद्र में लगने वाला समय अलग अलग होगा और अलग अलग समय में आपको अलग अलग समय पर वो कागज़ जलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी से ये समझ में आता है कि ये दोनों आवर्धन के सूत्र एकदम बराबर है और इनके द्वारा बताई गई उत्तल लेंस या अवतल लेंस में दी गई आवर्धन के सूत्र जो है दूरी के और ऊंचाई के एकदम सही है। तो दोनों समय कागज जलने के लिए लगने वाला समय क्या समान है? नहीं, वो अलग अलग होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया लेंस में उसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की जो भी उसके द्वारा बनने वाले जो सूर्य किरण है उस उत्तल लेंस की मोटाई और उसकी मोटाई कम ज़्यादा होने की वजह से उसका जो नाभ्यंतर होता है वो कम ज़्यादा होता है और नाभ्यंतर कम होने की वजह से ही वो कागज़ को जलने के लिए लगने वाला समय भी अलग अलग होता है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है लेंस की शक्ति, पावर ऑफ अ लेंस। अब ये पावर ऑफ अ लेंस में यदि मैं आप लोग को हिंदी में बोलूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में बोलूँ तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको पता है बहुत सारे हमारे आसपास चश्मे पहने हुए इंसान होते हैं, हमारे घर में ही कोई बुज़ुर्ग होता है या फिर हमारे दोस्त लोग भी होते हैं जिनको चश्मा लगा होता है। तो उनको जो चश्मा लगा होता है हर एक लेंस का अलग अलग पावर होता है बेटा, और उसी पावर को यदि हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक सूत्र यहाँ पे दिया गया है, वो है बेटा P बराबर 1/f। P यानी कि पावर और F यानी कि नाभ्यंतर। और इसी सूत्र को थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे लिखकर बताया गया है, P बराबर 1/f ब्रैकेट m। ठीक है, इस सूत्र को इस तरह से आपको लिखना है, परंतु इसका मतलब F यानी कि नाभ्यंतर ही होगा। ठीक है, लिखते समय FM लिखेंगे। और जैसे कि आपको बताया गया है कि लेंस की शक्ति यानी कि लेंस का पावर अगर ज्ञात करना है हमको तो उसके लिए हमेशा लेंस की शक्ति SI पद्धति में ज्ञात की जाती है और इसकी इकाई होती है बेटा डायोप्टर। तो यदि आपको परीक्षा में रिक्त स्थानों में अगर पूछा गया कि क्या लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है तो आप लोग हमेशा याद रखिए उसकी SI इकाई होती है बेटा डायोप्टर। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमेशा उसकी इकाई एक डायोप्टर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक डायोप्टर बराबर 1/1 मीटर, आपको यहाँ पे इसकी इकाई कंसीडर करनी है। एक डायोप्टर बराबर 1/1 मीटर। 1 मीटर यानी कि नाभ्यंतर जब 1 मीटर होगा तो उसका पावर का लेंस होगा एक डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपतित प्रकाश किरणों के अभिसरण अथवा अपसरण करने की लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग हमेशा याद रखिएगा। लेंस की शक्ति की परिभाषा है कि जब भी प्रकाश किरणें आपतित होती है लेंस के ऊपर तो लेंस पर उसका एक तो अपसरण होता है या अभिसरण होता है, और उसी अभिसरण और अपसरण करने की लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं, यानी कि P से उसे दर्शाते हैं। तो लेंस की शक्ति यह लेंस के नाभ्यंतर पर निर्भर होती है। लेंस की शक्ति किसके ऊपर निर्भर होती है बेटा? नाभ्यंतर। यदि नाभ्यंतर ज़्यादा हो तो लेंस की शक्ति ज़्यादा है और नाभ्यंतर कम है तो लेंस की शक्ति कम है। लेंस की शक्ति अर्थात मीटर, देखिए लेंस की शक्ति अर्थात मीटर इस इकाई में व्यक्त किए गए नाभ्यंतर का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। मतलब लेंस की शक्ति जो होती है उसकी इकाई डायोप्टर है, परंतु उसे जो नाभ्यंतर में
ज्ञात करते हैं, मतलब उसको कैलकुलेट करते हैं, वह नाभ्यंतर मीटर यह गुणात्मक प्रतिलोम में लिया जाता है। और लेंस की शक्ति की एसआई पद्धति होती है डायप्टर। इसका सूत्र मैंने अभी आप लोग को समझाकर बता दिया था। और आखिरी में हम लोग अपने वीडियो के आखिरी में आखिरी भाग देखने जा रहे हैं, वो है बेटा लेंसों का समायोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कहते हैं। अब देखिए बेटा, लेंसों का समायोजन का जो सूत्र है वो है 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। देखिए क्या सूत्र है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 F2। अब ये F1 और F2 क्या है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आकृति बनाई थी, है ना। तो यहाँ पे जो चिन्ह है, यहाँ पर आपको ये F1 दिया गया होता है और ये F2 दिया गया होता है। तो इसके बीच का जो अंतर होता है नाभ्यंतर, वो F1 होता है बेटा, और इधर वाला जो अंतर होता है वो F2, यानी ये दूसरा नाभ्यंतर होता है F2 तक का। ठीक है, F1 और F2 ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। नाभ्यंतर F1 और F2, बाई साइड में F1 होता है, दाहिनी साइड में F2 होता है। तो नाभीय अंतर F1 तथा F2 वाले दो लेंस परस्पर स्पर्श कराने पर उनका परिणामी नाभीय अंतर F होता है। उसका सूत्र निम्न प्रकार से दिखाया गया है। मतलब इसका उपयोग हमें कब करना है कि जब कोई उदाहरण में, हल किए गए उदाहरण में या फिर हल करने के लिए दिए गए उदाहरण में आपको F1 एक नाभ्यंतर दिया गया है और F2 एक दूसरा नाभ्यंतर दिया गया है और परिणामी नाभ्यंतर आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया, तब जाके आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। वो सूत्र होगा बेटा परिणामी नाभ्यंतर यानी 1/f में f हमें ज्ञात करना है, बराबर उसके लिए सूत्र आपको लगाना है 1/f1 धन 1/f2। तो नाभीय अंतर F1 और F2 जब दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर स्पर्श करते हैं तो परिणामी नाभ्यंतर ज्ञात करने के लिए हमें नाभ्यंतर f ज्ञात करने के लिए हमें ये दिए गए सूत्र का उपयोग करना है। अब आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है बेटा, पावर ऑफ लेंस के लिए आपको जैसे यहाँ पे देखिए P दिया गया है, मतलब P ज्ञात करना है। तो संयोगी लेंस की शक्ति, जब दो लेंस एक दूसरे को परस्पर स्पर्श कर रहे हैं और संयोगी लेंस की शक्ति हमें ज्ञात करने के लिए बोला, तो दो लेंसों द्वारा निकाले गए योगफल के बराबर होती है संयोगी लेंस की शक्ति। यानी कि आपको सबसे पहले तो P1 मिलेगा धन P2 मिलेगा। अब ये कब मिलेगा, देखिए बहुत सारे चश्मों में आपने देखा होगा कि दो तरह के लेंसेस लगाए हुए होते हैं। कभी कभी वृद्ध व्यक्तियों में आपने देखा होगा कि दूर का चश्मा और नज़दीक का चश्मा एक ही चश्मे में दिया गया होता है। ऊपर वाला भाग देखा होगा आप लोगों ने, दूर की चीज़ें देखने के लिए अपनाते हैं, और पास वाला जो नीचे वाला जो भाग होता है वो पास वाली वस्तु या चीज़ें पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह के समायोजन का, जब एक ही लेंस में दो तरह के समायोजन किए जाते हैं, उसमें आपको पावर P1 और पावर P2 ऐसे दो पावर दिए गए होते हैं चश्मे के, ऊपर वाला एक पावर और नीचे वाला दूसरा पावर, तब जाके उस लेंस के समायोजन शक्ति को हम लोग P द्वारा यहाँ पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे P1 तथा P2 ये दोनों दो लेंसों की शक्ति होने पर लेंसों की परिणामी शक्ति P, अर्थात दो लेंसों के परस्पर स्पर्श करके रखने पर उनके संयोगी लेंस की शक्ति यह दोनों लेंसों की शक्ति के योगफल के बराबर होती है। मतलब यदि हमें कभी भी परिणामी शक्ति या संयोगी लेंस की शक्ति ज्ञात करने के लिए बोला तो वो हमें P कंसीडर करना है बेटा, और P1 और P2 इन दोनों का योगफल हमें आपको परिणामी शक्ति ज्ञात करने में आपकी मदद कराएगा। यानी कि P बराबर P1 धन P2। इस सूत्र का उपयोग करके आप लोग तुरंत संयोगी परिणामी शक्ति या परिणामी लेंस की शक्ति आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने जो चार सूत्र देखे हैं वो मैं एक बार आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। पहला सूत्र हमने देखा बेटा वो था 1/V ऋण 1/U बराबर 1/F, मतलब इससे हम लोग लेंस का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने दूसरा सूत्र देखा आवर्धन। आवर्धन में हमने दो सूत्र देखे, m बराबर H2/H1 और m बराबर V/U। तीसरा सूत्र हमने देखा लेंस की शक्ति का। लेंस की शक्ति में P बराबर 1/F, हम लोग ये सूत्र से कभी भी पावर, लेंस का पावर यानी कि लेंस की शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। और चौथा सूत्र हमने सबसे इम्पोर्टेंट वाला देखा था, जिसमें हमने लेंसों का समायोजन देखा। इसमें हमने नाभ्यंतर, परिणामी नाभ्यंतर अगर ज्ञात करना है तो F
ज्ञात करने के लिए 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2 इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग हल किए गए उदाहरण देखेंगे। हल किए गए उदाहरणों में हमें इसको आपकी कॉपी में पहले उतार लीजिए, पक्की कॉपी में, और फिर हम इसमें ये गणितों को किस तरह से हल किया गया है वो मैं अच्छे से समझा के बताऊंगा। जैसे ही ये समाप्त होता है वैसे हम लोग अगले भाग में चलेंगे, वो है हमारा मानव नेत्र और लेंस का कार्य, ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। ठीक है, जिसमें हम लोगों को परीक्षा में मानव नेत्र बहुत बार पूछा गया है, और परीक्षा में ये कब कब पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, ये सब मैं आप लोग को अच्छे से समझा के बताऊंगा। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।